हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके जो पेपर होने वाले हैं अर्धवार्षिक, उसमें जो आपका रसायन विज्ञान का पेपर बनेगा वो यहीं से बनेगा। रसायन विज्ञान में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं प्रश्नों से पूछे जाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान के प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, उदाहरण भी दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में। तो देखो, वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए Mg+O2, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उनको ऊष्मा दी जाती है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो देखो नया उत्पाद बन गया, ये इसको उत्पाद कहते हैं और ये अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो नया उत्पाद बन गया और इसके गुणधर्म अलग होंगे। तो वही है, वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये है हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है यानी कि उत्सर्जन होता है ऊष्मा का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण अवशोषण होता है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक हो गया ऊष्मा छेपी और एक हो गया ऊष्मा शोषी। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं यानी कि ग्रहण की जाती हैं, यूज की जाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखो, ये हो गया हमारे पास ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो ये एक प्रश्न है और आपको रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए भी आएंगे, रासायनिक समीकरणें संतुलित करने के लिए भी आएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो पहले देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पादों के तत्वों में परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्षों में अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों में परमाणु की संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया। अब है चौथा प्रश्न है हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया। चौथा प्रश्न है हमारे पास, अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए समीकरण लिखिए। यानी कि अमोनिया का जब ऑक्सीकरण होता है उसके लिए हमने समीकरण लिखनी है। तो क्या होगी हमारे पास? तो ये है अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए समीकरण। NH3+O2 रिएक्शन कराई तो N2+H2O निकला। तो देखो, NH3 से हाइड्रोजन निकल रही है, इसका मतलब अमोनिया का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण को हम उपचयन कहते हैं। और उपचयन क्या होती है? जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है तो उसको हम उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो NH3 से हाइड्रोजन निकलनी है यानी कि हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारे पास? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये हो गया अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए समीकरण। यानी कि NH3+O2 अमोनिया के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो हमारे पास N2+H2O बना। यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीकरण होगा क्योंकि अमोनिया से हाइड्रोजन निकली तो अमोनिया का ऑक्सीकरण हो गया। तो ये हुआ हमारे पास अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए समीकरण। ये हो गया चौथा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, संयोजन तथा अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। संयोजन तथा अपघटन अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो संयोजन तथा अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। तो देखते हैं इनको। तो देखो, वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाता है संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहा मैंने? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्व, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्व संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में
एक तत्व और एक यौगिक भी शामिल हो सकता है, या फिर दोनों यौगिक भी शामिल हो सकते हैं, या फिर दो तत्व भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। तो देखो Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग हो रहे हैं, उनकी संयोजन अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण, जिसमें दो तत्व आपस में संयोग करके एक अकेला यौगिक बना रहे हैं। देखो अकेला यौगिक बन रहे हैं, दूसरा कुछ तो बन नहीं रहा है। ठीक है, ना ही जल बन रहा है, ना ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कुछ नहीं निकल रहा है। तो Mg+O2 MgO यानी कि दो तत्व या फिर दो यौगिक या फिर कोई से भी दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक अकेला यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। अब देखते हैं अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक कोई यौगिक है यानी कि कंपाउंड, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं हम। ठीक है, वह अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं हम। तो इसका एक उदाहरण देखो। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, इसको हम जब हीट करते हैं इसके सॉल्यूशन को या फिर इसके सॉलिड को या फिर हम हीट करते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है, यानी कि डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। तो ये दो सरलतम पदार्थों में टूटता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है या उसको ऊष्मा दी जाती है, वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो तत्वों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अपघटन हो जाते हैं, इसको कहते हैं अपघटित अभिक्रिया। इसमें जो है पदार्थ एक यौगिक दो सरलतम पदार्थों में टूटता है, उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं हम। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। CO3 की कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया देखी हमने अभी, इसका अपघटन हुआ तो ये दो सरलतम पदार्थों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है यहाँ पे दिखाया है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस होती है, ये आपको पता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम छठवें प्रश्न पे। ये हो गया पांचवा प्रश्न। अब छठवां प्रश्न देखते हैं हम क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकारों के नाम बताइए। तो मैंने आपको बताई थी, एक एक करके मैंने सारी डिफाइन भी कराई थी जब मैंने वीडियोस बनाई थी। ठीक है, जब मैंने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाए थे। ठीक है, तो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकारों के नाम बताइए। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है रासायनिक, उनके नाम बताने हैं। तो देखो हमारे पास 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? पहले हमारे पास संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी हमारे पास विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर है हमारे पास चौथी दिक् विस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड पांचवें हैं वेरी इंपॉर्टेंट अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पहली क्या है हमारे पास संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरी अपघटन अभिक्रियाएं, तीसरी विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथी हमारे पास दिक् विस्थापन अभिक्रियाएं, और पांचवी हमारे पास उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये होगा हमारे पास 6वां प्रश्न, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकारों के नाम। ठीक है, अब हमारे पास 7वां प्रश्न देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अब हमारे पास 7वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं क्या है, या फिर उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो पहले हम अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाओं को देखेंगे, ये क्या होती हैं, फिर इनके एक उदाहरण देखेंगे और उसमें देखेंगे ये कैसे होती हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लिख के लीजिए। आपके पास आपके इस साल सॉरी, अब आपके अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम है, उनमें उसमें तो बिल्कुल आएगा, ये लिख के लीजिए। तो देखो क्या है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ में जो जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, यानी कि उपचयन या फिर ऑक्सीकरण हो गया है। या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण, ये भी उपचयन कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो गया, जुड़ गई, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हो गया या फिर उपचयन हो गया। और किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन का पृथक्करण हो गया, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो गया या फिर उपचयन हो गया। ये भी सेम होता है। ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, पृथक्करण उपचयन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब जो है अपचयन देखते हैं हम क्या होता है, फिर इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो पदार्थ में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का पृथक्करण, किसी पदार्थ में या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं या फिर ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन का पृथक्करण हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। ठीक है,
रिडक्शन रिएक्शन कैसे, ऑक्सीडेशन हो गया उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, और रिडक्शन हो गया हमारे पास अपचयन। तो उदाहरण देखते हैं हम। तो देखो CO प्लस H2, CO कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, हमने इसको हीट कराया और क्या बना हमारे पास Cu प्लस कॉपर प्लस H2। तो अब इसमें देखेंगे हमारे पास कि उपचयन किस चीज़ का हुआ है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये जहाँ जाके H2O बनना है यानी कि वाटर बनना है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का हमारे पास Cu कॉपर ऑक्साइड का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है। कैसे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन में लग रही है, तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड का हमारे पास अपचयन हो रहा है। ठीक है, कॉपर से हाइड्रोजन निकली और कॉपर अकेला बच गया यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, इसीलिए हम कहेंगे उपचयन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास अपचायक है इसमें CO कॉपर ऑक्साइड और सॉरी उपचायक है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और अपचायक है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो अपचायक क्या होता है हमारे पास, सॉरी उपचायक क्या होता है हमारे पास, जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड उपचयन के लिए ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे उपचायक। और अपचायक क्या होता है हमारे पास, जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है। तो अपचयन हमारे पास H2 है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ H2। अपचायक पदार्थ हमारे पास यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे पास उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये हमारे पास था 7वां प्रश्न। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न है हमारे पास। तो 8वां प्रश्न है हमारे पास, संक्षारण क्या है। लोहे के संक्षारण में कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो संक्षारण भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो संक्षारण क्या है, लोहे के संक्षारण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो देखो संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं उनकी सतह पर वायु नमी या रसायन यानी कि अम्ल, कोई अम्ल रसायन की क्रिया से धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, यानी कि किसी पदार्थ किसी वस्तु का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाती है। ठीक है, तो देखो संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं उनकी सतह पर वायु नमी या रसायन की प्रक्रिया क्रिया से धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, संक्षारण कहलाती हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, लोहे के संक्षारण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारे पास। तो देखो लोहे के संक्षारण में हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है यानी कि ऑक्सीडेशन होती है। तो देखो लोहा जब हम हवा में रख देते हैं बहुत दिनों तक तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाते हैं, तो इस अभिक्रिया ये ऑक्सीडेशन होता है उसका, इसीलिए लोहे में जंग लगता है। तो लोहे के संक्षारण में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8वां प्रश्न। अब 9वें प्रश्न को देखते हैं हमारे पास कौन सा है। तो प्रश्न है हमारे पास, सूचक क्या है यानी कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। 3 सामान्य सूचकों के नाम बताइए। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, सूचक अम्ल क्षारक एवं लवण, जो चैप्टर था हमारे पास उसके शुरू में पढ़ा रखा है मैंने आपके पास। सूचक क्या है, 3 सामान्य सूचकों के नाम बताइए। तो देखते हैं, देखो सूचक एक रंजक होता है यानी कि एक रंगीन रंगीन पदार्थ होता है। ठीक है, तो सूचक एक रंजक होता है जो रंग में परिवर्तित करके पता लगाता है कि पदार्थ जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं अम्ल है या फिर क्षारक है। तो कुल मिला के बात ये है कि सूचक हमारे पास अम्ल और क्षारक की पहचान कराता है, और ये कैसे पहचान कराता है, रंग में परिवर्तन के द्वारा पहचान कराता है। तो क्या है, सूचक एक रंजक होता है जो रंग में परिवर्तन करके पता लगाता है कि पदार्थ जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल है या फिर क्षार है। तो 3 सामान्य सूचकों के नाम क्या क्या है हमारे पास। तो देखो 3 सामान्य सूचक है हमारे पास। लिटमस बहुत पॉपुलर है यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, हमारे 10वीं क्लास में इसी का यूज़ हुआ है, कक्षा 10 में। तो लिटमस, दूसरा है मेथिल ऑरेंज, इसको इंग्लिश में मिथाइल ऑरेंज भी कहते हैं, और तीसरा है फिनोल थैलिन। ठीक है, तो ये 3 सूचक हैं, बट हमारे 10th क्लास में लिटमस ही यूज़ होता है। लिटमस अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं, पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया था मैंने। अभी आगे आगे प्रश्न होंगे उनमें देखेंगे। तो लिटमस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में। ठीक है, तो 3 सामान्य सूचक क्या है हमारे पास, लिटमस, मेथिल ऑरेंज यानी कि इंग्लिश में कहेंगे हम मिथाइल ऑरेंज, हिंदी में इसको मैथिल लिखते हैं, और तीसरा है हमारे पास फिनोल थैनिल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 9वां प्रश्न। अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है हमारे पास। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। 10वां प्रश्न है हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल कर देना। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं, तो देखते हैं। देखो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे, अम्ल और क्षार आपस में मिलाते हैं तो अम्ल जो है क्षारक जो है अम्लों के प्रभाव को
कम कर देते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया 10वां प्रश्न। अब 11वां प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। 11वां प्रश्न है हमारे पास, अम्ल और क्षारकों को परिभाषित कीजिए। एसिड एंड बेस्ड, इन दोनों को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। अम्ल और क्षारक क्या होते हैं तो देखते हैं। पहले अम्ल देखेंगे। वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, और अम्ल नीले लिटमस के रंग को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, और अम्ल नीले लिटमस के रंग को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। इतना लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगी। और अब देखते हैं क्षारक क्या होते हैं। तो देखो, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, क्षारकों में कैसा स्वाद होता है, उनका स्वाद कड़वा होता है। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस के रंग को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्षारक जो है लाल लिटमस के रंग को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमारे पास अम्ल और क्षारकों की परिभाषा है। ये हमने किया, अम्ल और क्षारकों को परिभाषित कर दिया है। 11वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताइए। 12वां प्रश्न है हमारे पास, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताइए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में हमको बताना है। तो देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो देखो, अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो जल में जो है पूरी तरीके से घुल जाता है, यानी कि आयनित हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है, यानी कि H+ आयनों को उत्पन्न करता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और अब दुर्बल अम्ल देखते हैं हम क्या होता है। तो देखो, अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं होता है। ठीक है, देखो, अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और कम संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो कुल मिला के बात ये होगी, प्रबल अम्ल जो है ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, और दुर्बल अम्ल जो है आंशिक रूप से आयनित होता है और कम संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है। ये हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषाएं। तो ये हो गया हमारे पास 12वां प्रश्न। अब 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। पीएच को परिभाषित करो। 13वां प्रश्न हमारे पास, पीएच को परिभाषित कीजिए। पीएच पढ़ा था मैंने, पढ़ाया हुआ है मैंने, सब वीडियो सब चीज़ें ये पढ़ा रखी हैं, वहीं से मैंने ये प्रश्न लिए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पीएच को परिभाषित करो। पीएच क्या होता है देखो। तो देखो, पीएच एक प्रकार का मापक्रम होता है, यानी कि क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है। ठीक है, पीएच एक प्रकार का मापक्रम होता है जो अम्ल तथा क्षारकों की सांद्रता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है अम्ल और क्षारकों की सांद्रता को पता लगाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कि अम्ल कितना गाढ़ा है और कितना नॉर्मल है। ठीक है, तो पीएच एक प्रकार का मापक्रम होता है जो अम्ल तथा क्षारकों की सांद्रता का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। यह एक ऐसा पैमाना होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं तथा 7 अंक पर पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है, यानी कि जो हमारे पास पदार्थ दिया होगा जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, 7वें अंक पर ये उदासीन होगा। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ हैं जिनका पीएच 7 होता है वे उदासीन होते हैं। उनमें ना तो अम्लीय प्रकृति होती है और ना ही क्षारीय प्रकृति होती है, वे उदासीन होते हैं। ठीक है, पीएच 7 वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जितना भी विलयन होगा, सारे हमारे पास उदासीन होंगे। और 7 से कम हमारे पास अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक हमारे पास क्षारीय होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम पीएच को परिभाषित करते हैं। तो ये होगा हमारे पास 13वां प्रश्न, पीएच को परिभाषित कीजिए। अब देखते हैं हम 14वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न है हमारे पास, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। हमारी डेली लाइफ में पीएच कहाँ यूज़ होता है उसका महत्व बताना है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व तो बताया, पढ़ाया रखा है ये भी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाया नहीं है, सब पढ़ा रखे हैं। तो हमारे पाचन तंत्र में दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग देखते हैं। तो देखो, हमारे पेट यानी कि आमाशय तनु HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है जो भोजन पचाने के लिए सहायक होता है, जो भोजन पचाने में सहायक होता है। ठीक है,
कभी कभी आमाशय में अधिक अम्ल उत्पन्न होने से अपच पैदा हो जाती हैं, यानी कि खट्टी डकारें आ जाती हैं, हमको गैस बनना शुरू हो जाता है जब हमारे पास हमारे आमाशय से ज़्यादा मात्रा में HCl रिलीज होता है। ठीक है, तो कभी कभी आमाशय में अधिक अम्ल उत्पन्न होने से अपच हो जाती है, जिसके कारण अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए प्रति अम्ल लेने पड़ते हैं। प्रति अम्ल क्या, क्षारक होते हैं हमारे पास, तो क्षारक अम्लों के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो जो हमारे पास तनु HCl ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तो हम प्रति अम्ल लेते हैं तो कम हो जाएगा। ठीक है, जितना हमको चाहिए उतना हो जाएगा। तो प्रति अम्ल की प्रकृति क्षारीय होती हैं, जो अम्ल में मिलकर उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व होता है। ठीक है, तो क्या क्या बोला, हमारे पेट तनु HCl अम्ल को उत्पन्न करता है, जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। कभी कभी आमाशय में अधिक अम्ल उत्पन्न होने से अपच पैदा हो जाती है, जिसके कारण अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए प्रति अम्ल लेने पड़ते हैं। प्रति अम्ल की प्रकृति क्षारीय होती है, जो अम्लों में मिल करके उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, जिसके कारण हमारी गैस ठीक हो जाती है, हमको खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्वता है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, 4 नंबर में आ जाएगा ये बिल्कुल। अब हमारे पास 15वां प्रश्न, ये हो गया 14वां प्रश्न। अब देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न है हमारे पास, लवण क्या होते हैं, साधारण लवण का सूत्र लिखिए, सूत्र व नाम लिखिए। लवण क्या होते हैं, साधारण लवण का सूत्र व नाम लिखिए। तो पहले खाली हम लवण की परिभाषा लिखेंगे और साधारण लवण का नाम और सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, धातु द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, धातु द्वारा अम्ल में जो अम्ल है उसमें जो उसकी रिएक्शन जब हम धातु से कराते हैं तो धातु उससे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देती है, यानी कि हाइड्रोजन हटा देती है। तो देखो, धातु द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो यौगिक बनते हैं उसे लवण कहते हैं हम। ठीक है, इस डेफिनेशन को याद कर लो, समझ लो। धातु द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं हम। तो साधारण लवण का नाम सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि इसको हम नॉर्मल सा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारे पास, साधारण लवण। देखो, साधारण लवण का नाम सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र जो है NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na यानी कि सोडियम और Cl यानी कि क्लोराइड। तो साधारण लवण का नाम सोडियम क्लोराइड है, और उसका सूत्र जो है NaCl होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 15वां प्रश्न। अब 16वां प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है।